जय हिंद। आज अपने हम इस वीडियो में पुलिस अधिनियम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने इस वीडियो में पुलिस अधिनियम के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं, पुलिस अधिनियम 1861 पे बात करते हैं। जैसा कि पुलिस अधिनियम क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम कब लागू किया गया? तो पुलिस अधिनियम 22 मार्च 1861 को लागू किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम जो 2001 का था, कब प्रवृत्त हुआ, कब इन्फोर्समेंट हुआ? तो यह 10 अगस्त 2001 को प्रवर्तित किया गया, इन्फोर्समेंट लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो पुलिस अधिनियम में टोटल 47 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम में कुल कितनी धाराओं को रिपील किया गया है? तो पुलिस अधिनियम में कुल 6 धाराओं को रिपील किया गया है, जिनमें धारा 6, धारा 11, धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41। इन 6 धाराओं को आप याद रखेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है कि पुलिस एक्ट को अधिनियमित करने का उद्देश्य क्या था, इसके पीछे मोटो क्या था? तो पुलिस अधिनियम को अधिनियमित करने के पीछे निम्न मोटो था। पहला था पुलिस बल को पुनर्गठित करना। दूसरा मोटो था अपराधों को निवारित करने के लिए पुलिस बल को और अधिक दक्ष बनाना था। तीसरा था अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस बल का दक्ष बनाना। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही रहेंगे। यदि इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उपरोक्त सभी पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि जिले के कार्यपालिका प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी होता है वह कौन होता है? तो जिले के कार्यपालिका प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी होता है वह डीएम होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य प्रशासनिक पद पर नियुक्त होते हुए मजिस्ट्रेट के कार्यों का निर्वहन करता है तो पुलिस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसे क्या माना जाएगा? तो उसे जिला मजिस्ट्रेट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत क्या आता है? तो मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत वे शब्द आते हैं या वे व्यक्ति आते हैं जो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग धारण करते हैं। पुलिस अधिनियम के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट शब्द यूज किया गया है तो मजिस्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि डीएम ही होगा। मजिस्ट्रेट का मतलब यह है कि जो कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट की शक्ति को धारण किया है, चाहे पूरी शक्ति को धारण किया हो चाहे किन्हीं शक्ति को धारण किया हो, वह मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है, उसे मजिस्ट्रेट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पुलिस शब्द के अंतर्गत आते हैं? तो पुलिस शब्द के अंतर्गत वही व्यक्ति आएंगे जो पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं, वही व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जिला अधीक्षक तथा जिला पुलिस अधीक्षक ये दोनों कैसे हैं शब्द हैं? तो जिला अधीक्षक तथा जिला पुलिस अधीक्षक ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, पैरेलल शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगला जो आपका पॉइंट की दृष्टि से क्वेश्चन बन रहा है वह है, जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत सहायक जिला पुलिस अधीक्षक या अन्य ऐसे व्यक्ति जैसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक के सभी या उनमें से किसी कार्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। अर्थात कोई भी जिला पुलिस अधीक्षक का मतलब एसपी से ही नहीं है। पुलिस अधिनियम में जिला पुलिस अधीक्षक से तात्पर्य सहायक जिला पुलिस अधीक्षक भी हो सकता है या अन्य कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, जिसे राज्य सरकार ने जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति, चाहे पूरी शक्ति प्रोवाइड कराई हो चाहे थोड़ी शक्ति प्रोवाइड कराई हो, वह पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम की अभिव्यक्ति कैसी होती है? तो जो पुलिस अधिनियम की अभिव्यक्ति होती है वह शक्तियों एवं कार्यों द्वारा होती है, न कि वेशभूषा से होती है। अभिव्यक्ति का मतलब पहचान कैसे होती है? तो वह उसके कार्य और शक्ति से, पावर से होती है, उसकी वेशभूषा से उसकी अभिव्यक्ति, उसकी पहचान नहीं की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, संपत्ति शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जो संपत्ति शब्द के अंतर्गत आता है
वह जंगम संपत्ति आता है, धन आता है और मूल्यवान प्रतिभूति आती है संपत्ति शब्द के अंतर्गत। ढोर शब्द की बात करें, ढोर शब्द के अंतर्गत कौन कौन से पशु आते हैं? तो ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वालों ढोरों के अतिरिक्त, इससे एक प्रकार से एक बात स्पष्ट होती है कि ढोर के अंतर्गत जितने भी सींग वाले पशु हैं, गाय भैंस, जो भी सींग वाले पशु हैं, भेड़ बकरी, सब ढोर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कह रहा है, इसके अतिरिक्त ऊँट, ऊँट तो सींग वाला पशु है नहीं, ऊँट भी, हाथी भी, घोड़ा, गधा, खच्चर, भैंस, भेड़ बकरी, सूअर, ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब भी ढोर के अंतर्गत माने जाते हैं। ढोर मतलब होता पशु, जानवर। और अगला जो इसका क्वेश्चन है, पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश का अर्थ क्या होता है? अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस बल के अधीनस्थ पद के अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, या पुलिस बल का जो अधीनस्थ अधिकारी है वह इस कार्य को नहीं करेगा। आपने इसे सीआरपीसी में भी रीड किया होगा। तो इसका मतलब यह होता है कि पुलिस बल का जो अधीनस्थ पंक्ति का अधिकारी है उसके प्रति निर्देश का मतलब डीवाईएसपी के नीचे के रैंक के सदस्य के लिए यह शब्द यूज किया जाता है कि जो पुलिस अधिकारी डीवाईएसपी के पंक्ति के नीचे के हैं उनके प्रति निर्देश का अर्थ प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 किससे रिलेटेड है? सेक्शन 2 में पुलिस बल का गठन से संबंधित किया गया है। तो पुलिस बल का गठन कौन करता है? पुलिस बल का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। धारा 3 की बात आती है। धारा 3, सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण किसमें निहित होता है? यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण किसमें निहित होता है, तो सर्वत्र जो पुलिस का अधीक्षण होता है वह राज्य सरकार में निहित होता है। अगला है, जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन किस अधिकारी में निहित होता है? सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण की बात कर रहा है तो राज्य सरकार में, पूरे स्टेट में राज्य सरकार का होता है। लेकिन जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन किस अधिकारी में निहित होता है? तो यह पुलिस महानिदेशक में निहित होता है, डीजीपी में निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उसी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक्शन नंबर 7, कौन अवर अधिकारी की नियुक्ति, पदच्युति, निलंबन या अवनत कर सकेगा? अवर अधिकारियों को कौन नियुक्त कर सकता है? उनको पदच्युत कर सकता है, उनको निलंबित कर सकता है, उनको अवनत कर सकता है, पद से हटा सकता है। तो इसके जो सीरियल है, सबसे पहले पुलिस महानिदेशक का नाम आता है, डीजीपी का। उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक आईजी का नाम आता है। उसके बाद उप महानिरीक्षक डीआईजी का नाम आता है। उसके बाद सहायक महानिरीक्षक एआईजी का नाम आता है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक एसपी का नाम आता है। क्वेश्चन 7 और सेक्शन 7 जो है, यह वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अवर अधिकारियों को दंडित करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वह किसके अधीन है? यदि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा 7 में जो शक्ति प्रदान की गई, क्योंकि ये जो हमने लिस्ट बताई है ऐसे अधिकारी हैं जो अपने निम्न के अधिकारियों को, अपने नीचे के अधिकारियों को दंडित कर सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, पदावनत कर सकते हैं। तो इनका जो ये शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन है, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है। इन दोनों के अधीन, मतलब संविधान की धारा आर्टिकल 313 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अधीनस्थ पंक्ति के जो पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में यदि शिथिलता बरतता है, उपेक्षावान पाया जाता है या अपने पद के अयोग्य पाया जाता है, तब उसे कौन कौन सा दंड दिया जा सकता है? तो उन्हें पदच्युत कर दिया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, पदोन्नत किया जा सकता है। इसके अलावा उनको कौन सा दंड दिया जा सकता है? आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन यह है कि अधीनस्थ पंक्ति के जो पुलिस अधिकारी हैं अपने कर्तव्य के निर्वहन में, मतलब उनकी जो ड्यूटी है उसके
ड्यूटी का निर्वहन ठीक से नहीं करते हैं, कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करते हैं, उसमें उपेक्षा बरतते हैं, उसमें ढिलाई बरतते हैं, तब उन्हें पदावनत, निलंबन, अवनत के अलावा कौन कौन सा दंड दिया जा सकता है। यह धारा 7 की ही अभी बात चल रही है, सेक्शन 7 थोड़ा लंबा है। तो इसके अलावा उन्हें 1 माह के वेतन से अनधिक राशि से जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दूसरा है, यदि उससे नहीं किया जाता है तो उन्हें दंड सहित या दंड रहित 15 दिनों से अनधिक, मतलब अनधिक का तात्पर्य 15 दिन से अधिक नहीं, क्वार्टर प्रतिरोध के लिए नील में भेजा जा सकता है। उसके बाद तीसरा, अगर दूसरा भी नहीं किया जाता तो उसे सदाचरण वेतन से वंचित किया जा सकता है। सदाचरण वेतन का मतलब होता है जो उन्हें अतिरिक्त पैसा मिलने वाला है, जो इनाम के रूप में या जो उनके पेंशन के रूप में, उनको उससे वंचित किया जा सकता है। यदि यह भी नहीं किया जा सकता तो उन्हें विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाया जा सकता है, अर्थात पदावनत कर दिया जा सकता है। ये भी नहीं किया जा सकता तो क्या किया जा सकता है, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकना, जिसमें दक्षता अवरोध भी सम्मिलित है। अर्थात एक के बाद एक अगर उन्हें निलंबित, पदावनित या अवनत नहीं किया जाता है तो इतने सारे दंड से दंडित किया जा सकता है, किसी एक दंड से दंडित किया जा सकता है। केस है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र, जो 1969 का मामला है। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि धारा 7 के अंतर्गत अवर अधिकारियों को दंडित करने का जो प्रावधान किया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही करने के पहले दंडित किए जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में या सक्षम अधिकारिता के समक्ष वाद संस्थित किया जाए। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि यदि अधिकारी उनको दंडित करना चाहता है तो न्यायालय में या सक्षम अधिकारिता वाले अधिकारी के समक्ष वाद को संस्थित करे, यह आवश्यक नहीं है। अगला केस क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये दोनों, राजेश्वर प्रसाद वर्सेस पुलिस कमिश्नर का मामला है, पुलिस महानिदेशक का, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस पुलिस महानिरीक्षक। इसमें यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 7 के अंतर्गत जो कार्यवाही की जाती है वह विभागीय कार्यवाही, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो सारा धारा 7 के अंतर्गत जितनी भी कार्यवाही की जाएगी वह सब कार्यवाहियाँ विभागीय कार्यवाही से संबंधित हैं। तो यह कार्यवाही विभागीय कार्यवाही है और इस कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच आवश्यक नहीं है। यदि यह कहा जाए कि किस केस में यह कहा गया कि धारा 7 के अंतर्गत जो कार्यवाही की जाती है वह विभागीय कार्यवाही है और इस कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है, तो यह राजेश्वर प्रसाद बनाम पुलिस महानिरीक्षक 1969 के केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया। अगला है, अवर अधिकारियों के विरुद्ध दंडिक कार्यवाही करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आरोप पत्र दिया जाए और उनके द्वारा आरोप पत्र का उत्तर देने के बाद ही दंडित करने का निर्णय लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 के अधीन, सेक्शन नंबर 7 सेक्शन नंबर 7 के अधीन क्या है, सेक्शन नंबर 7 के अधीन दंडित किए जाने के कौन कौन से आधार हैं। धारा 7 क्योंकि विभागीय दंड से संबंधित है, इसे आप याद रखना। धारा 7 के अंतर्गत जो दंडित किए जाने का आधार है वह निम्नलिखित आधार है, जब कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य में लापरवाही अर्थात शिथिलता बरतता है, उपेक्षावान पाया जाता है या अयोग्य पाया जाता है, तब वह धारा 7 के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के द्वारा दंडित किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 1 से लेकर और इसके प्रियम्बल से लेकर भी, हमने प्रियम्बल को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया, प्रियम्बल से लेकर इसके इन्फोर्समेंट डेट को लेकर भी हमने अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया। धारा 7 तक हमने चर्चा किया। अपने आने वाले अगले वीडियो में हम धारा 8 से धारा 10 या 15 तक, जहां तक भी हो सकेगा हम वहां तक इंक्लूड करेंगे और वह वीडियो जल्द ही आप तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए और हमें आप अपना राय व्यक्त करने के लिए हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
और हमारे वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।